ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है ज्योतिष में बाधक ग्रह। शिव, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि काल सर्प जैसा कोई चीज़ ज्योतिष में नहीं है। कोई भी पढ़े लिखे ज्योतिषाचार्य जो सर्टिफिकेट लेके पढ़े हैं वो काल सर्प जैसे अंधविश्वास को प्रोत्साहन नहीं करेंगे। ठीक उस तरह और एक चीज़ है जो है बाधक। प्रेडिक्शन के लिए बहुत इजी हो जाता है अगर बाधक को यूज किया जाए, वो भी गलत तरीके से। कैसे बोलते हैं ज्योतिष लोग? चर लग्न जो हो गया उनके लिए एकादश अधिपति का जो स्वामी है वो बाधक है। स्थिर लग्न जो हो गया उनके लिए नवम अधिपति का स्वामी बाधक है। चर लग्न हो गया सप्तम अधिपति का स्वामी, सप्तम अधिपति जो है सप्तम भाव का स्वामी, वो बाधक है। जरा सर गलत। मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप किताब पढ़िए। ये जरा सर गलत है। मैं जब खुद यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था तो मुझे जब ये बोला गया तो मैं ही था जो क्वेश्चन किया कि 2019 की बात है। आप लोगों को पता होगा ज्योतिष में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल, अभी 6 साल होने वाला है। तो स्थिर लग्न के लिए नवम, किसी भी लग्न के लिए नवम भाव कैसे बाधक हो सकता है? वहाँ पे जो टीचर थे वो भी नहीं बोल पाए और नेक्स्ट दिन से मैं क्लास जाना छोड़ दिया। अब तक मेरा वो पैसा भी गया और सर्टिफिकेट भी वहाँ से मैं नहीं ले पाया। इससे पढ़ाते हैं ज्योतिष हमारे भारतवर्ष में कुछ इंस्टीट्यूट। दुख की बात है। सो बाधक है क्या? ये एक क्लॉज है, ये एक कंडीशन है कि चर लगने के लिए एकादश, स्थिर लगने के लिए नवम और द्वात्मिक लग्न के लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधक होगा। अगर, ये अगर क्या है थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अगर वो साथ ही साथ खरेस है या मांदी का लॉर्ड है तो जातक पारिजात, जहाँ पे बाधक लिखा गया है श्लोक में, क्या खरेस किया मांदी का लॉर्ड समझा दूंगा आपको। पहले ये 2 कंडीशन सुन लीजिए। खरेस जो है 64वां नवांश का जो स्वामी है उसे खरस बोला जाता है। 12वां दृक्षकण का जो स्वामी है उसे भी खरस बोला जाता है। खर, आपको पता है रावण जब सुपर्णखा की लक्ष्मण ने हमला किया था तो रावण उसका 2 राक्षस जो थे, एक था खरा एक था दूषण, उनको भेजे थे राम लक्ष्मण को मारने के लिए, राम जी लक्ष्मण जी को। तो वो उसी नेम से खर आया है। खर एस, खरेस कौन होता है? रावण। खर का इष्ट कौन है? फिर रावण है। तो खर 22वां दृक्षण, 64वां नवांश है। क्या ये हमेशा अष्टम भाव में ही ये पढ़ते हैं। लग्न जिस नवांश में है उस नवांश में 22वां नवांश, 22वां 64वां नवांश, और लग्न जिस दृक्षकण में है उस दृक्षकण से 22वां दृक्षकण हमेशा 8वें हाउस में ही वो पढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि
8वें हाउस को मारक ज़्यादातर 1500 शताब्दी के बाद ही दिया गया है। उससे पहले दूसरा और सप्तम को माना जाता था। इसलिए आप देखेंगे फलदीपिका और जातक पारिजात में अष्टम भाव को मारक लिया लेके रंध्रस बोला गया है। रंध्रगता, रंध्रयुक्ता, रंध्रदृष्टा खड़ेश्वर, ये हो गया मारक। 8th हाउस एंड इस 64वां नवांश। सिंपल वे में नवांश में लग्न से जो चतुर्थ भाव है उसका जो स्वामी है वो 64वां नवांश है। शास्त्र के अनुसार नवांश कुंडली में चंद्रमा से चौथे भाव का स्वामी को 64वां नवांश बोलना चाहिए, लेकिन बाधक की केस में आप ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि बाधक जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो लग्न से करते हैं। एकादश भाव कहाँ से? लग्न से। सप्तम भाव कहाँ से? लग्न से। सो यहाँ से 64वां नवांश जो है, नवांश कुंडली में चतुर्थ भाव का जो स्वामी है लग्न से चतुर्थ, वो है 64 नवांश का स्वामी। ठीक उस तरह दृक्ष्कण कुंडली में अष्टम भाव का जो स्वामी है वो है 22वां दृक्ष्कण का स्वामी। अगर तुला लग्न के लिए एकादश अधिपति तुला लग्न के लिए एकादश अधिपति हो गया आपका सिंह राशि। सूर्य बाधक होंगे कब? अगर सिंह राशि नवांश में चौथा भाव में आता है या दृक्ष्कण में अष्टम भाव में आता है। अगर ऐसे कुछ नहीं तो बाधक कुछ है ही नहीं। तुला लग्न के लिए सूर्य जो है वो धन का फल देगा, कुछ पाने का फल देगा, प्रमोशन का फल देगा, बाधक नहीं होगा। एक ज्योतिष जी है, बहुत पुराने, वो ऐसे बाधक का यूज कर देते हैं और मेरे मित्र हैं और राहु केतु का दृष्टि लगा देते हैं। सो उनके हाथों से कोई भी जातक अच्छा नहीं निकलता। सब जातक में कुछ दोष आएगा, क्योंकि उनका राहु केतु का दृष्टि लगा देते हैं। कुछ मुझे तो पता नहीं कौन कौन सा दृष्टि देते हैं राहु केतु दृष्टि देंगे, 8 घर वो फिनिश कर देते हैं, बाधक लगा देते हैं, और कोई भी जातक उनके हिसाब से अच्छा नहीं। ऐसे मत कीजिएगा कृपया। मैं किसी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे भी ज्योतिष हैं। चलिए, सो बाधक नहीं होगा अगर वो खारेस नहीं है तो। दूसरा क्या कंडीशन था? मांदी का स्वामी। मांदी, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। गुलिक और मांदी को लोग सेम मानते हैं, लेकिन सेम नहीं है। आसपास आएंगे लेकिन सेम नहीं है। उनका काम भी सेम नहीं है। गुलिक का यूज जो है वो प्रश्न कुंडली में होता है। मांदी का यूज जो है वो बार्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में होता है, जो उस टाइम बोला जाता था कि लग्न, अगर लग्न संधि में आता है तो कौन सा लग्न होगा। दोनों का यूज कंप्लीटली अलग है, तो एक ही पॉइंट हो ही नहीं सकते। एकादशवां गुलिक बहुत अच्छा होता है, 11वां मांदी बाधक होता है। तो वहीं पे फलदीपिका और जातक परिजात में क्लास हो जाएगा। सो मांदी और गुलिक दो अलग ही पॉइंट्स है। गुलिक साइंटिफिकली कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैं बोल रहा था अपने उपग्रह की वीडियो में, शनि का जो पर्सन है वो गुलिक है। मांदी के केस में कैलकुलेट किया गया है दिन में इस घटिका में, घटिका 1 घटिका इज 24 मिनट्स, उसको दंड भी बोलते हैं। तो 2 घटिका 1 मुहूर्त होता है 48 मिनट्स। सो इस घाटी के जब जो लग्न आएगा उस लग्न मांदी है। अगर मांदी आपके जातक में, जैसे मान लीजिए द्वात्मिक लग्न हो गया आपका मिथुन, सो बाधक का कौन आता है? बृहस्पति। अगर मांदी सप्तम भाव में है, मांदी धनु राशि में है,
तो यहाँ पे बृहस्पति बाधक होगा। अगर वो 64वां नवांश का स्वामी नहीं है या 12वां दृष्कण का स्वामी नहीं है तो भी बाधक होगा। थोड़ा सा ऐड कर लेता हूँ, अगर मांदी मीन में बैठा है तो भी क्या बृहस्पति बाधक होगा? शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मांदी का लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, लेकिन मांदी सप्तम भाव में नहीं बैठा है, दसम भाव में बैठा है। होना चाहिए लेकिन इतना क्रिटिकल बाधक नहीं होगा। चलिए, दोनों हो गया। तो अगर वही बाधक 64वां दृष्कण का नवांश का स्वामी, 12वां दृष्कण का स्वामी और मांदी जिस भाव में बैठा है उसका भी स्वामी हो तो बहुत बिटर बाधक हो जाएगा, बहुत सीवियर बाधक हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। है क्या बाधक? करता क्या ये? बाधक की दशा में आपको मेंटल एंड फिजिकल डिस्ट्रेस होगा, मरेंगे नहीं आप, बहुत कुछ और आएगा लाइफ में। बाधक की दशा सेम शायद वॉल्यूम 3 में जातक परिजात में लिखा हुआ है, बाधक की दशा में फिजिकल डिजीज होगा आपको और मेंटल टेंशन रहेगा, सीवियर मेंटल टेंशन। आप बोलेंगे मेंटल टेंशन तो सबको रहता है, आप ऐसे क्या कोल्ड रीडिंग करते हैं? नहीं, सीवियर मेंटल टेंशन मतलब इससे कुछ और आपका लाइफ में आ जाएगा, लेकिन लिखा नहीं गया है कि मार देगा। जातक परिजात में कुछ आगे लिखा गया है कैसे सिर्फ 64वां दशकण का स्वामी अगर वो बाधक नहीं है तो ही मारक बन सकता है, और बाधक बन गया तो मारक नहीं बनेगा। आपको बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल पेन मिलेगा। सो 2 चीज यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक तो हो गया चर लग्न के लिए एकादश, त्रिलग्न के लिए नवम, प्राथमिक लग्न के लिए सप्तम भाव का स्वामी बाधक नहीं होते हैं। अगर ऐसे कंडीशन मिल रहा है जैसे मैं बोला और वो बाधक बन रहे हैं तो उनकी दशा में वो ऐसे कुछ प्रॉब्लम देगा, जैसे आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, आपको मानसिक तनाव रहेगा, बस आपका बाधक का दशा चल रहा है इसीलिए आपका शादी नहीं हो रहा है। नहीं, अगर वही पे सप्तम बाधक बन के उसका दशा चल रहा है तो शादी होने में दिक्कत होगी। आपका बाधक का दशा चल रहा है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, अरे बाधक का दशा के साथ प्रमोशन का क्या काम? बाधक का दशा चल रहा है इसलिए आपका बच्चा नहीं हो रहा है, नहीं, ये सब गलत है, जरा गलत है। 2 चीज होगा, आपको मेंटल तनाव रहेगा, फिजिकल एलिमेंट्स कुछ आएंगे, यही है बाधक। सो बाधक और एक वीडियो मारक के ऊपर मैं बनाऊंगा, क्या होता है मारक। सो बाधक ऐसे ही मत बता दीजिएगा, बाधक को पकड़ने के लिए ये सब खूबियाँ चाहिए। आजकल के सॉफ्टवेयर में आप देख कर आराम से बता सकते हैं एक ग्रह एक जातक के लिए बाधक है कि नहीं, अगर बाधक है तो वो क्या क्या फल देगा। बाधक है तो बच्चा नहीं होगा, गलत। बाधक है तो आपका जॉब नहीं होगा, ये गलत। चलिए, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे ये कमेंट्स में आता है कि सर आप क्या कंसल्टेशन देते हैं? ज़रूर देता हूँ। ज्योतिष का जो कंसल्टेशन में देता हूँ, जो पैसा मैं ज्योतिष में लेता हूँ, वो पैसा मैं सिर्फ किताबों पर और यहाँ जो पूजा पाठ करता हूँ उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। ज्योतिष के सिवा मेरा और कुछ इनकम नहीं है, इसलिए मैं कंसल्टेशन फ्री नहीं करता, बाकी इधर पैसा लेके ही करता हूँ। आज तक मेरा जो अदर एक्सपेंडिचर है उसके लिए मैं स्टिल डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंटल मनी के ऊपर। तो आप ऐसे मत सोचिएगा मैं आपसे पैसा लेकर यहाँ पे गाड़ी घोड़ा लेके घूम रहा हूँ। मेरा तो वैसे कुछ है ही नहीं, ना गाड़ी है, ना बाड़ी है, ना साड़ी है। आपको पता है जैसे कुरेवर केन राव बोलते हैं। तो ऐसे कुछ गलत नोशन में मत आइएगा कि मैं पैसा आपसे ले लूँगा ऐसे कुछ। लेकिन कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये सलाह है कि आप जिन ज्योतिष को जातक दिखा रहे हैं उनको दिखाइए। ज्योतिष आप
बदलिए मत। हमेशा लाइफ टाइम तक एक ही ज्योतिष को आप जातक दिखाइए, तो ही आप लाभवान होंगे। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन किसी भी हालत में एक ही अनुरोध है आपसे, शेयर कर दीजिएगा। शायद मेरे जैसे महामूर्ख जो बोल रहा है किसी और को अच्छा लगे सुनने में। आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।